क्वेश्चन है, जब आप इलेक्ट्रोस्टैट पहला चैप्टर आप इंट्रो पढ़ेंगे, चार्ज ट्रांसफर पढ़ेंगे, तो यही आपका होगा, यही है आपका। कोई न्यूट्रल बॉडी है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा रहा है तो बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आया है तो इसका मतलब क्या है, मास में डिक्रीमेंट हो रहा है। न्यूट्रल बॉडी में यदि हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं तो इस बॉडी पर निगेटिव चार्ज आएगा, इसका मतलब क्या होगा, मास इंक्रीज होगा। तो स्टेटमेंट पहला AR पढ़िए, असर्शन रीजन ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, assertion है when a neutral body is positively charged its mass decreases। न्यूट्रल बॉडी है, इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, पॉजिटिव चार्ज आया, क्या मतलब होता है इसका, मास डिक्रीज। स्टेटमेंट फर्स्ट assertion सही है। रीजन पढ़िए, A body acquire positive charge when it loses the electron। इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इसका मतलब assertion भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, और वही रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है किसका, assertion का। तो आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। पेपर नहीं है आपके पास, पीछे बैठ जाइए, पेपर लेके बैठिए कोई उनके पास। क्वेश्चन नंबर 2, आइए देखते हैं। अ कॉइल हैज अ कॉइल हैज अ सेल्फ इंडक्टेंस, इतना दिया है, ठीक है। करंट अलाउ चेंज रेट दिया है कितना, 4 एम्पियर इन 2 × 10⁻² सेकेंड। द EMF इंड्यूस पढ़ा है, E = -L di/dt। क्या पूछा गया है, वोल्टेज कितना हेनरी दिया है, और ये अच्छा 4 है। ये दशमलव हटेगा, 0.2 बटे कितना आएगा, 100। ये 2 निगेटिव, ये 2 पॉजिटिव, हट जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, कितना आया, 4 वोल्ट। किए थे, बताइए किस चैप्टर का क्वेश्चन है, EMI का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आगे आइए, जो हाल ही में पढ़े हैं, जो उस दिन पढ़ाया गया था आपको, कितना है। ऐसे ही क्वेश्चन नीट में आते हैं भैया, सेम हूबहू यूं ही रहेंगे, केवल डाटा चेंज रहेगा, केवल टू केवल डाटा चेंज रहता है। 4 की जगह 6 कर देगा, 6 की जगह 3 कर देगा, कॉन्सेप्ट तो यही रहेंगे। आइए, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, फोर्स कितना लग रहा है, इतना न्यूटन। फ्रिक्शनलेस सरफेस है शायद, ठीक है। 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम। द टेंशन T1, T2, ये आपको फाइंड करना है। T1, यही एक फॉर्मूला बताए थे, F ड्राइंग फोर्स, F नेट या F ड्राइंग फोर्स बाई MT। क्या यही आप लोग पढ़े थे उस दिन, यही एक्सेलरेशन A = F नेट बाई टोटल मास। F नेट कितना,
ये पूरे सिस्टम को कौन चला रहा है? 16 न्यूटन। तो एफ नेट कितना है? 16। टोटल मास 8, कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन आया। आपसे कहाँ पूछा गया है? T1 पर। सीधा इधर कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है। T1 इज इक्वल टू एम ए। एम कितना? 1। एक्सीलरेशन कितना? 2। लीजिए आपको आंसर आ गया। ऐसे ही आते हैं एग्जाम में। अगला इलेक्ट्रो से, फिर से इलेक्ट्रो से क्वेश्चन आया है, ये भी पढ़ा है आपको। ये स्क्वायर है। सबसे पहले पोटेंशियल का फॉर्मूला बताइए, बताइए पोटेंशियल का फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोला गया है, पोटेंशियल। बताइए। KQ/R। पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, केवल पोटेंशियल है। ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है KQ/R होता है। यहाँ पर जब पढ़ाया जा रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो साइन आ रहा था वो डायरेक्शन में यूज हो जा रहा था। यहाँ पर आप विथ साइन लिखेंगे, चार्ज को, जितने भी चार्ज हैं सब चार्ज को ऐड करेंगे विथ साइन। यही बोला गया था, विथ साइन ऐड करिए। K/R चार्जेज कितना है? 8 माइक्रोकूलम प्लस 5 माइक्रोकूलम माइनस 3 माइक्रोकूलम माइनस 10 माइक्रोकूलम। 13 जीरो। तो पोटेंशियल कितना आया? 0 किए हैं। चलिए रिजल्ट बताएगा, अभी तो हाँ हाँ कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, जो डरावना फिगर है, कितना आया था? 3 कूलम। 3C आया है। 3C। ये कितना है? 2C है। अरे रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस के उल्टा क्या होता है? कैपेसिटर होता है। बताइए। एक बात याद रखिएगा, जिसके जिसके बीच में पूछा जाए उसे लास्ट में यूज करते हैं। जहाँ पर पूछा जाए, जिस कैपेसिटर के अलांग पूछा जा रहा है उसे लास्ट में यूज करते हैं। और दूसरी बात, रेजिस्टेंस आप पढ़े हैं, रेजिस्टेंस के उल्टा ही होता है क्या? कैपेसिटर होता है। रेजिस्टेंस यदि सीरीज में जोड़ रहे हैं तो सीधा R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 जोड़ेंगे। पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो 1/R1 इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 सो ऑन। उसी प्रकार कैपेसिटर को देखते हैं तो कैपेसिटर जस्ट उसका उल्टा होता है। कैपेसिटर यदि सीरीज में है तो उसे पैरेलल की तरह ट्रीट करना है, यदि पैरेलल में है तो उसे सीरीज की तरह ट्रीट करना है। तो आइए, ये एक दूसरे की पैरेलल है कि सीरीज में है? पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है। कितना हो जाएगा? 4C।
और ये क्वेश्चन में खुद ही 4C दिया है, और ये 2C है, और ये 4C है, और ये C है। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। दोनों क्या है, पैरेलल में है तो ऐड कर दीजिए 4C हो जाएगा। ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज में करने के लिए क्या होता है, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 बाई C1 प्लस C2। आइए करते हैं। टू, इसका मतलब ये पूरा कितना हो गया है, 2C। ठीक है, 2C हो गया यहाँ तक, 2C और ये 2C, ये 2C, ये 2C कितना हुआ, 4C, फिर से 2C, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल, तो 2C प्लस C कितना हो गया, C इक्विवेलेंट। आपके पास आंसर जो आ रहा है 3C। क्वेश्चन नीट में इस तरह आते हैं, PYQ उठा के देखिएगा, कई बार क्वेश्चन इसी तरह पूछा गया आपसे। वो ये क्वेश्चन पूछने का मतलब यही होता है कि आपको रेजिस्टेंस के बारे में पता है कि नहीं। यदि रेजिस्टेंस के बारे में पता होगा तो कैपेसिटर आप आसानी से कर ले जाएंगे। जब मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी जस्ट इसी के कोलिजन एंड सेंटर ऑफ मास के बाद ही इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होगा आपका। जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे उसके बाद ही कैपेसिटर पढ़ाएंगे। कैपेसिटर में मैं ये सारे जितने भी सीरीज पैरेलल में रेजिस्टेंस पढ़ाऊँगा वो सारे क्वेश्चन मैं वहाँ नहीं कराऊँगा। फॉर एग्जाम्पल देकर रेफर टू इलेक्ट्रिसिटी कर देंगे, एग्जाम्पल वही रहेगा, कैपेसिटर लगा के रेफर टू इलेक्ट्रिसिटी कर देंगे। सारे क्वेश्चन आप इस तरह करना है। अगला आंसर मैच करिए 3C। अरे किए हैं, 1 से लेकर 5 तक किसका सही है, कंटिन्यू 1 से 5। चलिए छठा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी से। छठा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और किस में रिलेशन पूछा गया है, वेलोसिटी I इक्वल टू NEAVD, ये होता है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, रिलेशन यही है, कंपेयर करके आपको बताना है एरिया और करंट। एरिया 2 टाइम्स हो रहा है, करंट भी 2 टाइम्स हो रही है, तो समान कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो पहले था वही रहेगा। इतना ही आसान है। इस बार का पेपर छोड़ दीजिए, इस बार थोड़ा हट के आया है और ऐसा पेपर बनेगा भी नहीं, तो पेपर इसी तरह ही आएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल व्हेन नो करंट इज। पहला बताइए सही है गलत है। अच्छा, मेरे में ब्लैंक है ना, ब्लैंक है मेरे में। चलिए सीधा फॉर्मूले पर था, गैलोमीटर इक्वल टू RS बाई R माइनस S, खत्म। यही करना था। यही करना था, करिए, देखिए आंसर आ रहा है। जब भी गैलोमीटर का रेजिस्टेंस निकालने को बोला जाए तो आपको रेजिस्टेंस इनटू शंट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस माइनस शंट रेजिस्टेंस, ये करना रहता है। शायद आप रिवीजन करते हैं, ये फॉर्मूला भूल जाते हैं, और इसी फॉर्मूले पर जेईई मेन में लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। इसी फॉर्मूले पर लगातार क्वेश्चन आया है। केवल आपको गैलोमीटर का करंट निकाल सकते हैं यहाँ से। गैलोमीटर का रेजिस्टेंस जब पूछा जाए तो क्या करेंगे, छोड़िए, गैलोमीटर पैरेलल में ऐड करते हैं या सीरीज में। गैलोमीटर पैरेलल में या सीरीज में, पैरेलल में, बताइए।
दोनों का वोल्टेज सेम करेंगे, कुछ ऐसे ही तो होता है। टोटल करंट आ रही है, आपने शंट रेजिस्टेंस लगा दिया, ये गैलोमीटर है, शंट रेजिस्टेंस एस मान लिया। इस तरह यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम करते हैं, ये भी रेजिस्टेंस ही है। टोटल करंट आ रही है तभी तो पढ़ते हैं I माइनस आई जी, यहाँ करंट आई जी चली गई है, यही से आप निकालते हैं। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, दोनों का वोल्टेज सेम करिए, V1 इक्वल टू V2, अगर यहाँ V1 यहाँ V2 दोनों को इक्वल करा दीजिए। वोल्टेज सेम है तो वोल्टेज इक्वल टू होता है V इक्वल टू आई आर होता है, तो I कितना गया है, I माइनस आई जी इंटू जो भी R हो G या G R रख दीजिए। आई जी पूछा जाता है, जो दिया है वहाँ से करिए। बट यहाँ थोड़ा सा आगे एक स्टेप और बढ़ के पूछा गया है, क्या पूछा गया है, गैलोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, तो ये जो यहाँ का वायर का रहता है ये निकालते हैं आर एस और आर माइनस एस से, जो आपके शॉर्ट नोट में होगा, शायद ध्यान नहीं दिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये तो बेहद ही आसान क्वेश्चन है और लगातार क्वेश्चन इस तरह आ रहे हैं। क्या देखना रहता है इसमें, फॉरवर्ड बायसिंग डायोड एमंग द फॉलोइंग इज, P side of diode is connected to higher potential than the diode in forward direction, forward bias। P side पॉजिटिव होगा या P साइड हायर पोटेंशियल होगा, P साइड हायर पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो P साइड कौन है, आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखेंगे तो P साइड देखिए इसे बोला जाता है, ये P है, ये N है, ये P है, ये N है। तो यहाँ कितना है, पहला ऑप्शन में 2 है, यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए यहाँ के पोटेंशियल से, तब आप बोलेंगे ये फॉरवर्ड बायस है। अगर कम होगा तो रिवर्स बायस होगा, इक्वल होगा तो अनबायस होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रॉन होल इंट्रिंसिक का स्क्वायर, यही था फॉर्मूला छोटा सा, शायद आपको याद नहीं होगा, करिए, यहाँ से कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा क्योंकि आपका तो आ रहा था पॉजिटिव, आपका तो आ रहा था पॉजिटिव, लेकिन मैं नोट करके लिखवाया था जब मैं पढ़ाया था, जब भी आपसे स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा जाए बिना सोचे समझे, अगर आपका पॉजिटिव भी आ रहा है और ऑप्शन में निगेटिव है तो निगेटिव प्रीफर करेंगे। जब मैं मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाया था वहाँ लिखवाया था नोट करके, जब कभी भी आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल यदि पॉजिटिव आ रहा है तो आपको क्या लेना है, निगेटिव ही लेना है। तो बेस्ट आंसर वो पूछेगा तो बेस्ट आंसर आपका बनेगा -1.7 वोल्ट, ठीक है। क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है वो फंक्शन का वर्क इक्वल टू जो आपका लाइट गिर रही है प्लेट पर, इमिसिव हो रहा है, और ये वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, और ये बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू EVS स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये आपको नहीं दिया है, ये आपको लैम्डा दिया है तो फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि फाई इक्वल टू होता है HC बाई लैम्डा,
या आप बोल सकते हैं 12,400 एंगस्ट्रॉन्ग बाई लैम्डा एंगस्ट्रॉन्ग में। तो 12,400 बाई 2000, 20 से 20 कैंसिल होगा, ये कटेगा 62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आपने फाइंड किया है फाई। फाई कितना है? 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो फंक्शन आपको गिवन है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस EVS। ये इस तरफ करेंगे तो माइनस होगा, ये इस तरफ करेंगे तो माइनस होगा, सॉरी प्लस में आएगा 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आप आ रहा है कितना? प्लस में इतना वोल्ट आ रहा है। बट आपको बताया गया जब कभी भी स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछे तो उसे आप नेगेटिव मारेंगे। जब मैं मॉडर्न पढ़ाऊंगा वहाँ बताऊंगा क्यों लिखते हैं नेगेटिव। तो अपना आंसर मैच करिए -1.7 वोल्ट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही फेमस है, आप लोगों ने लगाया होगा, शायद आपका आंसर ना आया हो। हाँ, और ये भी मैं बताया था सीधा का सीधा शॉर्ट नोट में इसे आप क्या करेंगे? लिखेंगे। क्योंकि एनर्जी के लिए जब भी यहाँ से ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, जब भी आएगा सुलट जाएंगे यदि याद नहीं होगा तो, और आएगा ही आएगा ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है और क्वेश्चन लगातार इस पे आ भी रहे हैं। सीधा मैं बोला था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन पढ़ते हैं। n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, शायद इतने में काम बन जाए। एनर्जी डिफरेंस देखिए, एनर्जी डिफरेंस कितना होता है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ से 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर 12.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। खत्म हो गया। क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, आपको दिया है भाई मेटल प्लेट एनर्जी गिरेगी तो ये फाई इक्वल टू फाई नॉट प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल, यही वो फंक्शन कितना दिया है? वर्क फंक्शन कितना दिया है? 4.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दिया है? 8 इलेक्ट्रॉन इंटू 8, जोड़ दीजिए इसको 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए कहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है? n इक्वल टू 3। अन्यथा आप इसमें फंसे होंगे। E इक्वल टू -13.6 n स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाई, लगाते रहिए, फंसे रहिए, हमें तो करके निकलना है, विद इन 1 मिनट में आंसर करना है। 180 क्वेश्चंस रहते हैं, 180 मिनट तो रहता है, ज़्यादा टाइम में 1 मिनट भी टाइम नहीं देंगे एक्स्ट्रा। OMR बबल नहीं भरे, क्यों कहते हैं बबल भर लो, बबल भर लो? 15 मिनट बाकी रहता तभी बोल देते हैं, पर शेष 15 मिनट, शेष 10 मिनट, शेष 5 मिनट बचे हैं, अपना OMR कंप्लीट करिए। एक्स्ट्रा 1 मिनट भी नहीं देंगे मेरे एग्जाम में। क्यों टेस्ट होता है बताइए?
ये सारे चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे, सब पढ़ाया जाएगा। अगला, रिसेंट करा के आए हैं क्लास में, नहीं बताएंगे, जाइए घर करिए अपना। क्वेश्चन नंबर 14 ये भी कराए हैं, जाके करिए, हिंट देख लीजिएगा। कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन 0 होगा, बताइए। कांस्टेंट एक्सीलरेशन शब्द आते ही एक्सीलरेशन 0 करना है। आइए, इंक्लाइन प्लेन है, एंगल बोलेंगे 30 डिग्री, ब्लॉक मास कुछ भी हो, m ले रहे हैं, ठीक है। ये इधर गिरेगा mg साइन थीटा। बताइए ऊपर की ओर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट 10 है क्या, 10 मीटर। एफ एक्सटर्नल भी ऊपर ही है, बताइए। एफ एक्सटर्नल ज्यादा है तभी तो इसको ऊपर ले जा रहा है ब्लॉक को, माइनस mg साइन थीटा, दुनिया का नेट बल ma के बराबर। तो एफ एक्सटर्नल आपके पास आ चुका है, mg साइन थीटा। जो भी मास है, मास का वैल्यू 10 है, इसका भी g की वैल्यू 10 होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है। सॉल्व करेंगे, जो भी आपका आएगा वो करिएगा। अब बात आई, आपसे क्या पूछा गया है, वर्क डन। क्योंकि वर्क डन क्या होता है, एफ डी एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। तो आपके पास आ चुका है W इक्वल टू एफ एक्सटर्नल कितना है, mg साइन थीटा इंटू एस कॉस थीटा। ये कॉस थीटा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर ही है, एफ एक्सटर्नल भी इधर ही है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो थीटा क्या होगा, 0 होगा। अब गलती से भी यहाँ थीटा की वैल्यू 30 ना रखिएगा, पूरा खेला खत्म। इस तरह पढ़ाते हैं, और इसी तरह क्वेश्चन भी आता है नीट में। आपको लगेगा अरे थीटा तो है, थीटा 30, नहीं भैया, ये कॉस थीटा आपके डिस्प्लेसमेंट के साथ है। एफ एक्सटर्नल और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल है, तो यहाँ थीटा क्या होगा, 0, और यहाँ थीटा 0 होगा तो 1 होगा। ये आपका 30, जो भी होगा वैल्यू आप सॉल्व करिए, आंसर 500 जूल आएगा, ठीक है, 500 जूल। चलिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 किए हैं, बेहद ही आसान क्वेश्चन है, आइंस्टाइन इक्वेशन पर है। और आइंस्टाइन इक्वेशन आप सभी को याद रहता है, E इक्वल टू mc²। और यही क्वेश्चन 2020 में नीट में आया हुआ है। नीट 2020 में कोविड में जब आया था क्वेश्चन यही आया था, सेम ऐसे ही था, E इक्वल टू mc² पर। बस वहाँ अंतर यही था, डेल्टा m नहीं दिया था, मास डिफेक्ट नहीं दिया था, वहाँ डायरेक्ट मास दिया था। वहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आइंस्टाइन इक्वेशन पर था, E इक्वल टू mc²। वहाँ सीधा का सीधा क्वेश्चंस में गिवन दे दिया था मास। इसका वैल्यू सबको याद रहता है, लाइट की जो वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लाइट की जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। मास आपको 5 किलोग्राम या 16 किलोग्राम ऐसे समथिंग दिया था, जो नीट में 2020 का क्वेश्चन था। हल्का से यहाँ चेंज किए हैं, मास डिफेक्ट के बारे में यहाँ डाले हैं, तो E इज इक्वल टू डेल्टा mc²। बात तो वही है, डेल्टा m आपको गिवन है कितना, मास में कमी हो रही है कितने की, फ्यूजन 0.2% ऑफ द ओरिजिनल मास। ओरिजिनल मास कितना है, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का कितना क्षणिक हो रहा है, 0.2%। सबसे पहले 1 किलोग्राम का 0.2% निकालिए ना, 0.2% परसेंट निकालना आता है,
आ गया डेल्टा एम, रखिए। इक्वल टू डेल्टा एम कितना आया है 2 इंटू 10⁻⁻3। इसकी वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। स्क्वायर कर दीजिए, 3 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर करेंगे 2 इंटू 10⁻³ इंटू 9 इंटू 10⁻16। कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा था 15, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ चलिए बताइए स्टेटमेंट कौन कौन सा सही है। पहला तो ऐसे सही है, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज जो होता है ए बी इक्वल टू होता है E माइनस आई आर। करेंट ही जीरो कर दिया, नो करेंट डिफ्लेक्शन, नो करेंट फ्लो, करंट जीरो हो गया तो टर्मिनल वोल्टेज एम एफ के बराबर हो जाएगा क्या? यही तो स्टेटमेंट फर्स्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट यही है, बताइए। चलिए स्टेटमेंट सेकेंड, व्हेन ड्रॉप हैपन इन सेल इज इंटरनल रेजिस्टेंस व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट। दूसरा तो सही है, पहला दूसरा सही है, तीसरा क्यों नहीं सही है? इंक्रीज होगा, क्योंकि क्या होता है मल्टीपल आइडेंटिकल सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सेम सेंस। सेम सेंस में रहेंगे, एक ही डायरेक्शन में रहेंगे तो एमएफ क्या होगा? इंक्रीज होना चाहिए, बट यहाँ क्या है डिक्रीज है, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सेम वही रिमेन सेम इन। जाहिर सी बात है पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है पैरेलल में, बताइए इस तरह। पोटेंशियल सेम होता है पैरेलल में, और सीरीज में क्या है जोड़ते जाएंगे, बट क्या रहना चाहिए? सेम सेंस रहना चाहिए, और सेम सेंस रहेगा तो पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट है, बाकी सब सही है। आइए ये भी क्वेश्चन हाल ही में कराए हैं, क्वेश्चन नंबर 16, फोर्स इज इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी। फोर्स इक्वल टू होता है वी डी एम बाई डी टी। बताइए वेलासिटी कितना दिया है? वेलासिटी 20। मास पर रेट कितना दिया है? 2। कितना आ गया? 40 न्यूटन। और फोर्स इज इक्वल टू एम ए 40, ए 40, एक्सीलरेशन मास कितना दिया है? 2, तो एक्सीलरेशन 20 किए हैं, ये भी क्लास में कराए हैं, आपके नोट्स में है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर अगला, व्हीकल ट्रेवल इन हाफ द टोटल। ये मैं नहीं पढ़ाता हूँ, सर पढ़ाते हैं, फिर भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी जो होता है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू हाफ ऑफ टाइम में जो होता है, ये होता है आपका 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। इसी में रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। v1 कितना दिया है? v1 2 दिया है, v2 5 दिया है, 5 2 10 20 हो जाएगा, और ये जोड़ देंगे 7, तो 20/7 मीटर पर सेकेंड। अगला ये भी एक रिजल्ट की तरह है, कभी भी जब मिड पॉइंट पर पूछा जाए सीधा का सीधा इनिशियल का स्क्वायर प्लस फाइनल का स्क्वायर बाई 2 रूट में, ठीक है, रूट में।
वेलोसिटी इज मिडेस्ट पॉइंट का जो वेलोसिटी होता है इनिशियल का स्क्वायर प्लस फाइनल का स्क्वायर बाई 2। वैल्यू रखिए, सीधा आंसर आ जाएगा। ये आप तभी कर पाएंगे जब आप बार बार प्रैक्टिस किए रहेंगे। विदाउट प्रैक्टिस के आप एक भी क्वेश्चन यहाँ टच नहीं कर पाएंगे। किए थे, बोलिए, छोड़ दिए थे क्वेश्चन, छोड़ दिए थे। अभी जितना भी किए हैं कोई भी क्वेश्चन 2 लाइन से ज़्यादा नहीं गया है, कोई भी क्वेश्चन 2 लाइन से ज़्यादा नहीं गया है। क्वेश्चन नंबर 19, आइए आगे। 19 आपका फेवरेट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। क्या इक्वेशन है? b बाई एक्स। भाग या जोड़ उसी को सकते हैं जिसका डायमेंशन सेम हो। आप भाग दे सकते हैं, जोड़ सकते हैं जिसका डायमेंशन सेम हो। बताइए। तो ए कांस्टेंट है क्या? तो फोर्स इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं। तो ml t माइनस 2 बराबर ए। खत्म हो गया है। जोड़ घटा उसी को सकते हैं जिसका डायमेंशन सेम हो। खत्म, यही था। किए हैं? देखिए इतने ही आसान रहते हैं। आप लोग पता नहीं क्यों इसको वो बना के रखे हैं, ये आता नहीं, आता नहीं। नंबर आप रिवीजन करेंगे सारी चीज़ें आसान लगेंगी। और रिवीजन करने का एक ही बहुत खूबसूरत मौका है आपके पास, मेजर जो हो रहा है। अगर मेजर नहीं होता तो मेरी कोई वो नहीं था कि मैं अभी इसको कराता, लास्ट में कराता जब 2 महीने बचा होता। आप लास्ट में मेजर देते मजे के साथ। मौका है, पढ़िए। कभी ये ना कहिए कि हमको तो मौका ही नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी यूनिट डायमेंशन से है। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे पहले बताइए पीछे वॉल्यूम का साइड बताइए कितना होता है। क्यूब का वॉल्यूम बताइए। क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? या क्यूब का एरिया बताइए। इधर किसी को पता है क्यूब का वॉल्यूम? जब नहीं पता है तो कैसे करेंगे क्वेश्चन? 8-9 से पढ़ते चले आते हैं, क्लास 8 9th में पढ़ते हैं, 7 में पढ़ते हैं, 2 क्लास, सॉरी बहुत छोटा हो जाएगा, 5 क्लास से आ जाता है। अब तो एडवांस हो गया है, 2-3 में भी पढ़ते हैं बच्चे। बैठिए, बताइए वॉल्यूम। ए क्यूब, एरिया 6a स्क्वायर। क्यूब का सबसे पहले एरिया पता रहना चाहिए और वॉल्यूम। क्यूब का वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है ए क्यूब होता है। एरिया ऑफ क्यूब जो होता है वो 6a स्क्वायर होता है। सबसे पहले दिमाग ये हिट करना चाहिए आपके। इसके बाद क्वेश्चन पर चलिए। जब यही नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन कहाँ से करेंगे आप लोग? आइए, क्वेश्चन कह रहा है द क्यूब इतना 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 दिया गया है। साइड, जो साइड मतलब ए जो दिया है साइड, इसकी कितनी है? साइड 200 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। यही, चलिए
आपसे वॉल्यूम भी पूछा गया है, एरिया भी पूछा गया है। वॉल्यूम निकालिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू होता है ए क्यूब। तो ये आपका ए हुआ, ये क्या है, डेल्टा ए। यह पढ़ते हैं। ए कितना है, 2 का क्यूब कितना आ गया, 8। डेल्टा वी बाई वी कितना दिया है, 0.1। यही किए हैं, ये क्वेश्चन कोई किया है, गलत है। और कोई, ये क्या होता है, ए क्यूब होता है। ये क्या हो जाएगा जब इसको 3 डेल्टा ए बाई ए, यही 3 डेल्टा ए 0.01 बाई 2। आपको डेल्टा भी फाइंड करना है। 3 इंटू 0.01 इंटू ये कितना आया है, 8 बाई 2। डेल्टा भी कितना आया, मैच कर रहा है कोई ऑप्शन, फर्स्ट। एक ही तो ऑप्शन ऐसा है। एरिया निकाल लेंगे क्या, एरिया, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का एरिया 6a² होता है। बताइए 6a कितना है, 2 का स्क्वायर, 6 इंटू 4 कितना, 24। तो एरिया कितना आ गया, 24। अब इसका क्या पूछा गया है, एरिया मिरर पूछा गया है, निकाल लीजिए इसी तरह। इसी को बनाएंगे, इधर कितना होगा 6, ये पावर वैल्यू बाहर, डेल्टा ए बाई ए। ये कितना दिया है 0.01, ये कितना है 2, ठीक है। और डेल्टा ए चाहिए, और ये इधर चला जाएगा तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, और ये कितना आएगा, 24 है, ये 24 है, ठीक है। तो ये 24 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। हाँ, इस तरह वैल्यूम जैसे निकालें उससे भी करिए। इतना ही आसान रहता है जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट देखो सबको आता है। छोटा सा बच्चा रहता है उसको भी सब्जेक्ट आता है, बड़ा होता है उसको भी सब्जेक्ट आता है। फिजिक्स केमिस्ट्री क्या होती है उसको भी पता है। F = ma लगता है उसको भी पता है, P = mv लगता है उसको भी पता है, अप्लाई नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं किया है, प्रैक्टिस नहीं किया है। और एक बात, अपना अपना नोट्स जो है संभाल के रखें। लाइब्रेरी में से चोरी होगा तो कोई भी गारंटी यहाँ की नहीं होगी कि नोट्स चोर बहुत बैठे थे हैं। हाँ, और ये अप्लाई होता है कब, जनवरी के बाद नोट्स की चोरियां होने चालू होती हैं, क्योंकि काम चोर रहते हैं ना, नोट्स नहीं बनाते हैं। पढ़े तो सब हैं, वही टीचर पढ़ाया है, समझता तो है ना। चलिए अगला,
क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 भैया किए हैं। 21 5√2 सेंटीमीटर आया है। चलिए x इज इक्वल टू क्या है, इक्वेशन बोलिए। 10 cos 2 पाई t प्लस पाई बाई 4 एट t इक्वल टू 1 रख दीजिए यहाँ। x इक्वल टू 10 cos 2 पाई 1 की वैल्यू रखेंगे तो उतना ही रहेगा, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई ही आएगा ना, प्लस पाई बाई 4। तो x इज इक्वल टू 10 cos पाई बाई 4। ठीक है, x इज इक्वल टू 10 पाई कितना होता है 180, पाई इक्वल टू कितना होता है 180, तो 180 बाई 4 कितना हो जाएगा 45 डिग्री, कॉस 45 और ये आपका हो जाएगा 1/√2, ऊपर नीचे रूट से मल्टीप्लाई करा दीजिए, रूट टू से √2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो रूट भाग जाएगा, 2 बचेगा। √2 से √2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो रूट हट जाता है, केवल क्या बचता है 2 बचता है, ये 2 ये कैंसिल होगा 5 टाइम्स, तो आंसर आपका आ जाएगा 5√2 सेंटीमीटर। SHM में पढ़ेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22, ये तो आपके प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। असर्शन देखिए, द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर। ठीक है, बरसात में ट्रेन की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है, क्यों? क्योंकि मॉइस्चराइजर पाया जाता है इन्वायरमेंट में। कभी सुने हैं ठंडियों में क्यों कम सुनाई देता है? फॉग रहता है, कोहरा रहता है, बताइए। और बरसात में क्यों ज़्यादा सुनाई देता है? क्योंकि आपकी नमी रहती है, साउंड फेवरेबल रहता है। तो assertion द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर, ये बात तो सही है। एयर में मॉइस्चर पाया जाएगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी साउंड की। ध्वनि की गति तेज सुनाई देती है बरसात में, कभी महसूस किए हैं? जिक्र नहीं किए होंगे कभी, अब करिएगा। अभी सुन लीजिए, अब ठंडी आने वाली है तब सुनिएगा, फॉग के समय में कम सुनाई देता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा, डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है भैया, क्योंकि डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर की ज़्यादा होती है। ड्राई एयर की जो डेंसिटी होती है ज़्यादा होती है, किसके तुलना में? मॉइस्ट के तुलना में। और रिलेशन साउंड में जो वेलोसिटी का रिलेशन होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इक्वल टू √ गामा p बाई रो। ये आपका प्रेशर है, ये डेंसिटी है, रो ऑफ डेंसिटी, दिस इज मॉइस्चर, और ये ड्राई की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कम होगा। याद रखिएगा, ड्रायर के डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, किसके तुलना में? मॉइस्ट के तुलना में। फॉग की डेंसिटी ज़्यादा होती है,
फॉग की डेंसिटी ज़्यादा होती है तभी तो साउंड नहीं सुनाई देता है। ट्रेन की आवाज़ आप महसूस करिएगा ठंडियों में, जो फॉग रहता है, फॉग मतलब क्या, ड्रायर रहता है, क्यों ड्राई में नहीं आता है कोहरा, कहाँ मॉइस्चर रहता है, नहीं रहता है, डस्ट रहते हैं सब उसमें, डस्ट रहते हैं। कभी कार चलाए हैं, मतलब अपनी बाइक ही चलाइए, उस पर देखिए जब फॉग पड़ा रहेगा तो उसमें डस्ट रहते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल रहते हैं डस्ट के। तो ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट मतलब एसर्शन सही है, रीजन इनकरेक्ट है। अगला ये क्वेश्चन सेम हो, डाटा भी चेंज नहीं है, नीट में आया हुआ है, और ये एक ऐसा चैप्टर है यहाँ से फिक्स है क्वेश्चन आएगा तो आएगा। ये फिक्स चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आना तय है, एक दो आता ही है। वेव ऑप्टिक्स, फर्स्ट मिनिमा बताइए, फर्स्ट मिनिमा ए साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई, फर्स्ट मिनिमा के लिए बता रहे हैं। मैक्सिमा है मिनिमा है, डिफ्रैक्शन फर्स्ट मिनिमा या मैक्सिमा है। क्वेश्चन को पढ़िए, डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ द सिंगल स्लिट विथ विड्थ फर्स्ट मिनिमम ऑब्जर्व्ड इन 30 डिग्री एंगल। तो फर्स्ट मिनिमा क्या होगा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, तो साइन थीटा 1/2 हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। साइन 30 लैम्डा बाई ए 1/2 लैम्डा ए, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 लैम्डा। सेकेंड मैक्सिमा यही है लास्ट लाइन, द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा इज ऑब्जर्व्ड एट एंगल क्या है, ए साइन थीटा इक्वल टू 3/2 लैम्डा। तो साइन थीटा, साइन इनवर्स थीटा डैश, मतलब सेकेंड वाला निकाल रहे हैं, पहले के लिए फर्स्ट मिनिमा के लिए है, दूसरा मैक्सिमा के लिए पूछा गया है। तो 3/2 ए लैम्डा, ए की वैल्यू आपने फाइंड किया है कितना 3, 2, ए की वैल्यू 2 लैम्डा, और ये लैम्डा 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 हट गया, बचा क्या 3/4। तो थीटा इज इक्वल टू सॉरी साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स ये ब्रैकेट में कर दीजिए, हटा दीजिए इसको, साइन इनवर्स 3/4, यही क्वेश्चन नीट में आया है। और ये एक ऐसा चैप्टर है हर साल पर ईयर आता है, क्वेश्चन आना तय है, यहाँ से कोई हटा नहीं सकता है, क्योंकि पूरे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स मिला के पूरे 5 से 7 क्वेश्चन रहते हैं, जो कि 2 क्वेश्चन यहाँ से रहता है वेव ऑप्टिक्स से, और मैक्सिमम इसी पर क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 चलिए,
24 एनसीईआरटी से है। आप पेज नंबर नोट कर लीजिए, पेज नंबर नोट कर लीजिए, पेज नंबर 282। पेज नंबर 282 पर इंफ्रारेड वेव है, विजिबल और अल्ट्रावायलेट है। इंफ्रारेड वेव की लास्ट लाइन पढ़ेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा स्टेटमेंट, और विजिबल की लास्ट लाइन पढ़ेंगे वहाँ भी आपको, इन सब की लास्ट लाइन पढ़ेंगे वहाँ आपको मिल जाएगा जो पूछा गया है। पेज नंबर 283 गामा रेज। गामा रेज जो होती हैं क्या किस में यूज होती हैं? कैंसरस में। तो 283 पर गामा रेज मिलेगा। 281 पर माइक्रोवेव मिलेगी जो कि आपके खाना पकाने के काम में आता है। ठीक है, तो पेज नंबर 281, पेज नंबर 282, 283, 81, 82, 83 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप पढ़ेंगे तो ये सारा डाटा मिल जाएगा आपको। और आपको उतना भी नहीं करना है तो इनकी लास्ट लाइन ये जाके पढ़िएगा, इससे पैराग्राफ की लास्ट लाइन पढ़िएगा तो सारा चीज़ें मिल जाएगा आपको। अब इतना भी नहीं करेंगे तो बेकार है। क्वेश्चन नंबर 25 सीधा फॉर्मूले पर है। यंग मॉड्यूलस इक्वल टू होता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस तो बहुत है, स्ट्रेस से गुजर रहे हैं आप लोग। हाँ, फोर्स बाई एरिया। स्ट्रेन होता है इनिशियल में कितना चेंज हुआ, तो आपसे पूछा क्या गया है? डेल्टा एल, फोर्स एल बाई वाई ए। सीधा सीधा वैल्यू रखिए, आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा 1.52 mm। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 26 बेहद ही आसान है। क्या पूछा गया है? वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। क्वेश्चन नंबर 27 शायद यही एरिया पूछा जा रहा था, इसका एरिया ही नहीं, एरिया क्या हो सकता ही नहीं है। हाँ, सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है। एक्स कॉम, अगला टॉपिक आपका यही है एनएलएम के बाद। एक्स कॉम इक्वल टू एक्स डी एम बाई डी एम, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर क्या है? डीएम, 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 आईएएस, डीएम। आईएएस में कई पोस्टें होती हैं। नहीं, डीएम लास्ट मिलता है। डीएम इससे, डीएम भी जो आप लोगों को लगता है डीएम सबसे बड़ी पोस्ट है, डीएम सबसे बड़ी पोस्ट नहीं है आईएएस की। ठीक है, और डीएम डायरेक्ट बनते भी नहीं हैं। जब होता है ना तुरंत डीएम की पोस्टिंग भी नहीं होती है, कम से कम उसके लिए आपके 4 से 5 साल, 5 से 6 साल के बाद ही होता है। नहीं, डायरेक्ट नहीं होते हैं आयुक्त। आपको लगता है वही है, उसके भी ऊपर है, सचिव रहते हैं। सचिव रहते
पाकिस्तान जाना नहीं चाहते हैं। हाँ, वो तुम ही जा सकती हो। तो लैम्डा इज इक्वल टू एक्स डी एम, टॉपिक पर आ जाए। लैम्डा इज इक्वल टू एक्स डी एम, ये लैम्डा है। तो लैम्डा आपको कितना दिया है? एक्स 3x, यही है। तो आप बोल सकते हैं इसको 3x²। लैम्डा इज इक्वल टू एक्स डी एम। ये तो ऐसे, ये जो लैम्डा दिया है ये x दिया है आपको, x की वैल्यू, और जो मैं कराऊंगा डाटा लेकर ये आपका फॉर्मूला है इस फॉर्म में। अब ये मत सोचिए कि यही लैम्डा है। अब यहाँ लैम्डा दे दिया तो क्या किया जाए, ये x है आपका। जब सेंटर ऑफ मास पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए, ये कितना है? x कम y कम, x कम क्या होता है? शॉर्ट नोट है किसी पास? होगा तो शायद x कम डी एम इज इक्वल टू लैम्डा डी एक्स होता है, डी एक्स यही होता है। डी एम इज इक्वल टू लैम्डा डी एक्स होता है, उल्टा लिखे थे। स्कैप हो चुका है, काफ़ी दिन हो चुके हैं। यहाँ आपका x डी एम ही रहेगा, ये डी एम करेक्ट है। ये अप्लाई करेंगे सेंटर ऑफ मास में, ठीक है। डी एम कितना है? 3x dx रखिए। यहाँ लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे? 0 से 1, बताइए रॉड। 0 से 1, 0 से 1 लिमिट लगाइए, 0 से 1। x dm कितना? dx dx यहाँ लिमिट 0 to 1, 3x dx, ये हो जाएगा कितना? x²। बातें ना करिए आप लोग। 3x² और इसका करेंगे तो x³ जो पावर में है उससे से डिवाइड करेंगे, लिमिट लगाएंगे 0 1, और यहाँ x² 3 क्यों रहेगा? अच्छा, 3 कांस्टेंट है, 3 रहेगा, ठीक है। लिमिट 0 to 1, 3 से 3 हट जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही होगा, और ये हो जाएगा 3/2। तो आंसर आएगा 2/3 मीटर। जिसको नहीं आ रहा है पैनिक ना हो, सारा चीज़ पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर अभी पढ़ाया नहीं गया है। बेहद ही आसान लगेगा ये सब क्वेश्चन, अभी लग रहा है क्या चल रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 थियरी है। क्वेश्चन नंबर 28 अभी अभी आप वर्क डन पढ़ के आए हैं। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन इक्वल टू होता है F इंटू एस। यही वर्क आप जब रोटेशन में पढ़ेंगे तो वर्क इक्वल टू टार्क इंटू थीटा होगा।
तो पहले जो स्टेटमेंट पहला है उस पर अप्लाई करिए ये। In a perfectly rigid body, the net positive burden by the external torque increase, then rotational kinetic energy of the body. बताइए। In a perfectly ठीक है, पहला तो सही है। वर्डन बाय एक्सटर्नल टार्क इंक्रीज होगा तो वर्क ये इससे कर दीजिए, वर्क एनर्जी थ्योरम से। W इंक्रीज होगा तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज। अगला B, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रोटेटिंग द बॉडी है फिक्स एक्सिस रोटेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी द गिवन द टार्क। आई अल्फा करिए, टार्क इक्वल टू आई अल्फा, टार्क इक्वल टू आई अल्फा, टार्क इक्वल टू आई अल्फा, कंपेयर करा लीजिए, यहाँ दोनों सही है। अगला ग्रेविटेशन से क्वेश्चन आया है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल केवल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताइए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोस्टेट का फॉर्मूला बताइए। पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाई R, यही होता है। आइए तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी एम एम बाई आर माइनस जी एम स्क्वायर बाई आर, यही ये आपका फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेविटेशनल में। अब बात कुछ हो रहे हैं, एक मिडिल मास ले लीजिए m है और इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है दूसरा मास m सर्कुलर, रेडियस r, शायद आ चुका होगा आंसर आपका। इतना बताते ही पोटेंशियल एनर्जी लिखना स्टार्ट करिए। यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स होगा, इसका और इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे 3 बार लिखेंगे। एक तो ये एक बार पूरे का, यही होगा। चलिए एक बार इसका करते हैं, माइनस जी, वही फॉर्मूला आपका जो है माइनस जी m1 m बाई आर अप्लाई करने जा रहे हैं। जी कांस्टेंट होता है, m रखें, इस बॉडी का भी मास m है, बाई आर, यहाँ माइनस जी m इसके बीच में बाई आर माइनस, यहाँ बताइए जी m पूरे का, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना डिस्टेंस है, रेडियस 2r ऐड कर लीजिए। इतना ही आसान था पेपर, कोई भी क्वेश्चन 2 लाइन से ज़्यादा नहीं जा रहा है और ऐसे ही आपके एग्जाम में आता है, एक्सेप्ट इस साल का छोड़कर। तो पोटेंशियल एनर्जी आपका आया, ये R जुड़ जाएगा -2 GM का स्क्वायर माइनस GM स्क्वायर फोर हो जाएगा, ये माइनस ऐड हो जाएगा 5। मैच कर लीजिए आंसर, ये भी आपको पढ़ाया जाएगा, नए बच्चे जो हैं सब आपको पढ़ाया जाएगा, तो टेंशन ना लें, इस तरह ना एक्टिव होकर बैठो।
अगला क्वेश्चन नंबर 30, 15 क्वेश्चन शेष है, थोड़ा फास्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, बताइए आंसर। इंक्रीज रिमेन सेम, दूसरा ऑप्शन होगा। क्या है आंसर इसका? तीसरा, फर्स्ट रिमेन सेम इंक्रीज। क्या? ऑब्जेक्ट, एक मिनट, एन ऑब्जेक्ट बीइंग एट इक्वेटर यूजिंग अ फिजिकल बैलेंस एंड स्प्रिंग बैलेंस मीन द सेम ऑब्जेक्ट। आंसर फर्स्ट है, आंसर फर्स्ट है। लिखिए एक्सप्लेनेशन इसका। फिजिकल बैलेंस मेजर द मास, फिजिकल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस मेजर द मास, फिजिकल बैलेंस मेजर द मास, वेयर्स स्प्रिंग बैलेंस मेजर द वेट। अरे ये अभी पढ़ाएंगे, और जो पढ़ा है उनके लिए तो बात ही अलग है। ये मैं लिखाया हूँ एनएलएम में। जो स्प्रिंग बैलेंस होता है वो वेट को मेजर करता है, और जो फिजिकल बैलेंस होता है ये नॉर्मल। तो फिजिकल बैलेंस जो होता है मास को मेजर करता है, स्प्रिंग बैलेंस जो होता है वेट को मेजर करता है। रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इंक्रीजेज, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इंक्रीजेज एज ग्रेविटी ऑफ पोल ग्रेटर देन ग्रेविटी ऑफ इक्वेटर। ये तो जानते हैं, पोल पर ग्रेविटी ज़्यादा होती है, जी की वैल्यू पोल पर ज़्यादा होती है इक्वेटर की तुलना पर। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 31, रेफर टू ऑप्टिक्स। जाके देखिए, जाके देखिए, वहाँ अच्छे से लिखाया गया है कौन पार कर जाएगा, कौन लौट के चला आएगा, कौन जाएगा ही नहीं। रेफर टू रे ऑप्टिक्स। अगला क्वेश्चन 31 था, 31 के बाद 32 कहाँ है? 32 हाँ 32 बेहद ही आसान मज़े वाला क्वेश्चन। बस इतना याद रहना चाहिए, एनर्जी की डायरेक्शन क्या है। आंसर कितना आया है? 40 सेंटीमीटर। बताइए। ये पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यही होगा, इधर ही होगा। ये कहीं ना कहीं तो पूरा क्या होगा, एक स्फीरिकल पार्ट हुआ होगा, ये स्फीरिकल पार्ट होगा। बताइए ये पूरा का पूरा क्या होगा? जब आप इसको ऐसे मिला देंगे स्फीरिकल पार्ट होगा ही नहीं होगा। ये आपका पोल है, कहीं ना कहीं सेंटर तो इधर ही होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट और पोल की जो डिस्टेंस है 120 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये मीडियम 1 है जिसका म्यू दिया है 1.5। ये एयर है, और एयर का जो म्यू होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो एयर का म्यू क्या होता है? 1 होता है। आप इसको ले लेंगे म्यू 1, ये म्यू 2, सॉरी चलिए मीडियम 1 मीडियम 2 दिया है, मीडियम 1 है मीडियम 2 है। 1 2 एक बात याद रखिएगा, रे कहाँ से निकलेंगे? रे ऑलवेज आपकी निकलती है ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से रे निकलेंगे इस तरह।
आप पानी में मछली को देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं, वो अलग बात हो गया। अब मैं यहां से उस कैमरे को देख रहा हूं तो मेरे आंख से रे निकल रही है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे निकलेगी, ऑब्जेक्ट से रे निकलेगी, ठीक है। फिर इसके बाद जहां जाना होगा जाएगा, मुझे क्या, हमें तो ये चाहिए, रे कहाँ से निकल रही है, ऑब्जेक्ट से। जो रे निकल रही है, रे क्या है, एक प्रकार की एनर्जी तो है। समझिएगा, मैं पॉजिटिव और निगेटिव का साइन बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सारा खेला पॉजिटिव निगेटिव साइन में रहता है यहाँ, क्योंकि फॉर्मूला सबको याद रहता है। फॉर्मूला होता है μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r, ठीक है। μ2 वो होगा रिफ्रैक्शन के बाद जहां एनर्जी गई है, रिफ्रैक्शन के बाद जहां एनर्जी गई है, ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट से रे निकला मतलब एनर्जी रे निकली, रिफ्रैक्शन हुआ, और रिफ्रैक्शन के बाद जिस मीडियम में रे गई है उसी को बोलते हैं μ2, उसको क्या बोलते हैं, μ2। और μ2 की वैल्यू एयर है, एयर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1। ये आपको फाइंड करना है, फाइनल इमेज माइनस μ1 जहां से रे गई है, रे कहां से गई है, 1.5 दिया है आपको, और ये u माइनस 120 प्लस 120, देखिए रे के अपोजिट है, और रे के अपोजिट है तो माइनस μ2 कितना है, 1, μ1 1.5, r प्लस माइनस, देखिए रे जिधर जा रही है उधर ही रेडियस ऑफ कर्वेचर भी मिल रहा है, जिस डायरेक्शन में रे जा रही है उसी डायरेक्शन में रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ हो जाता तो माइनस लेते, बहुत बेहतरीन पढ़ाएंगे जब आएगा ये, क्या 40 है, 40 सॉल्व करते चलिए। 1/v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 दशमलव हटेगा, 0 बढ़ेगा, 15 8 120, 80 हो जाएगा, 1/80, ये 0.5 माइनस में बाई 40, 0 हटेगा, 0 बढ़ेगा, दशमलव हटेगा, 0 बढ़ेगा, 5 8 40 माइनस 1/80, तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/80 माइनस 1/80, बेस सेम है, जोड़ दीजिए, 2/80, 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 40, तो v कितना हो जाएगा, माइनस का 40 सेंटीमीटर। इतना ही आसान था, किए थे, हाँ। चलिए अगला इलेक्ट्रो फिर से आया है। इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट चार्ज कंटेन इन अ वैल्यू में 0 करेक्ट है, दूसरा गलत है। 34 पिछले बार भी मेजर में एक क्वेश्चन आया था, इस बार भी मेजर में एक क्वेश्चन आया है लेंज लॉ पर। लेंज लॉ कहता है जो हो रहा है उसका अपोज करिए, जो हो रहा है उसका अपोज करिए, जो हो रहा है उसका अपोज करिए। तो ये कह रहा है, लास्ट लाइन पढ़िए, ऑन डिक्रीजिंग द डिस्टेंस, ये जो कॉइल 1 है, ये जो कॉइल 2 है, ठीक है, इन दोनों की डिस्टेंस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये इसके पास जा रहा है या ये इसके पास जा रहा है, बताइए, ये इसके पास जा रहा है तो क्या होगा, जो हो रहा है उसका अपोज करिए, यदि इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज करिए। करंट इंक्रीज हो रहा था तो यहाँ क्या होगा, डिक्रीज होगा।
लेंजला कहता है जो हो रहा है उसका अपोज करिए, तो यहाँ वही हो रहा है। डिस्टेंस को बढ़ाते तो करंट इंक्रीज होती, और डिस्टेंस कम हो रहा है तो करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगला देखिए, बेहद ही आसान, डी टू सिमेट्री है तो सिमेट्री में m/4 हो जाएगा, सिमेट्री है, सिमेट्री में m/4 हो जाएगा। अगला 36 मैग्नेटिक मोमेंट होता है। कॉइल दो होते हैं, एक रॉड होता है, बार मैग्नेट के लिए होता है ml, और कॉइल के लिए क्या होता है, कॉइल के लिए NIA होता है। चलिए कॉइल तो I, इसकी एरिया πr²। टार्क पूछा है, क्या पूछा है, टार्क m×b, तो क्या हो जाएगा mb sin थीटा। तो m की वैल्यू रख दीजिए I πr², b जो दिया है वो रखिए, साइन की वैल्यू जो दिया है वो रखिए। साइन की एंगल दिया है कितना, 60 डिग्री, ठीक। और आपको ये तो पता है, b की वैल्यू भी दिया है शायद, नहीं b ही है, ठीक है। चलिए 37 क्वेश्चन एकदम हाईलाइटेड करके लिखवाए हैं। मैग्नेट में स्पीड चेंज नहीं होता है, वेलोसिटी और मोमेंटम चेंज होता है, ना तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, ना तो स्पीड चेंज होता है, केवल डायरेक्शन चेंज होता है, वेलोसिटी मोमेंटम। चलिए आगे, अगला, ये पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद लास्ट लाइन लिखा गया है, करंट इन सर्किट बिकम्स मैक्सिमम इज। सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाए तो ये कौन सा कंडीशन होता है, रेजोनेंस कंडीशन। और रेजोनेंस कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा 1/√LC होता है, 1/√LC होता है, यही फॉर्मूला है, यही पूछा भी गया है, निकाल लीजिए। यहाँ कैपेसिटर पूछा गया है, वैल्यू रखेंगे आ जाएगा आंसर। आगे अगला बेहद ही आसान क्वेश्चन है, क्या, हाँ पूरे सिलेबस में जब पढ़ाएंगे उसका सार नोट बनाइएगा, फिर मुझे बताइएगा कितना फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये आपका होल सिलेबस है, जस्ट हूबहू एकदम नीट की तरह है, और ऐसे ही पेपर आएगा, कोई टफ, कोई इजी, कोई फॉर्मूला बेस्ड, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। हाँ इतना भी सरल बनता है पेपर। जब आप रिवीजन करेंगे, अगर रिवीजन करके नहीं बैठेंगे तो यही पेपर आपको टफ लगेगा, यही पेपर टफ लगेगा। आप रिवीजन करके नहीं बैठेंगे तो यही पेपर टफ लगेगा आपको। इसके पहले वाला क्या था, इसके पहले वाला जो मेजर हुआ था उसकी फिजिक्स टफ थी, उसमें बायो टफ था, इसमें बायो इजी है। उसमें फिजिक्स टफ था, इसमें फिजिक्स इजी है, इसमें केमिस्ट्री टफ है। फिर पेपर वैसे ही बनाते हैं जैसे नीट में बनता है। फिर भी 30+ नहीं हुआ, वजह यही है, रिवीजन करके बैठेंगे तो टफ भी इजी लगेगा, रिवीजन नहीं रहेगा, नंबर ऑफ रिवीजन कम करेंगे तो हो सकता है याद हो सकता है पेपर में हाँ यही तो होता है, हो सकता है यही हो, मन तो करता है यही मार दे आंसर। तो ये 2 वाले में जो है ना, ये कहते हैं
रिवीजन कर ले, तो कर लेना। चलिए अगला ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी इक्वल टू वोल्टेज ऑफ प्राइमरी, वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी, IS बाई IP। रिलेशन निकाल लीजिए, हो जाएगा। चलिए देखिए, मैं बता रहा हूँ तो इजी लग रहा है, ठीक है। अगला अगला when a capillary tube is deep in the liquid, if the liquid neither rise or fall in the capillary, if the पहला गलत है, मस्ट भी जीरो कहाँ होगा? When a capillary tube is deep in a liquid, liquid neither rise or fall in the capillary. अरे एंगल ऑफ कांटेक्ट यदि मस्ट भी जीरो है तो कभी भी यहाँ फॉल केवल टू केवल राइज ही होगा, ओनली राइज होगा, यहाँ फॉल भी नहीं होगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है? जीरो है। थीटा इज इक्वल टू जीरो, देन लिक्विड विल बी राइज। थीटा लिखा है नोट्स में, शार्ट नोट में होगा। थीटा जीरो होगा तो लिक्विड राइज करेगा, थीटा जीरो होगा तो लिक्विड राइज करेगा। थीटा 90 होगा, नाइदर राइज नॉर फॉल। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है। एंगल कांटेक्ट क्या होता है फॉर्मूला? H इज इक्वल टू होता है 2t cos थीटा बाई रो आर जी। जब आप डीप कर रहे हैं तो जो कांटेक्ट एंगल है 0 डिग्री है, और 0 डिग्री पर आपको लिखा गया है लिक्विड विल बी राइज, लिक्विड विल बी राइज। और थीटा 90 डिग्री तो लिक्विड राइज नहीं करेगा, नाइदर राइज नॉर फॉल, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है। सेकेंड देखिए, द वर्किंग ऑफ वेंचुरीमीटर इज बेस्ड ऑन बर्नौली थ्योरम। करेक्ट है, क्योंकि जो ये मीटर्स होता है ये बर्नौली पर डिपेंड करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 41 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। शायद आपने तीसरा दूसरा कुछ भी मारे होंगे। कौन सा मारे हैं? थर्ड मारे हैं। लेकिन आपको एनएलएम में पढ़ाए हैं, जब भी नेट फोर्स की बात की जाए, कभी भी नेट फोर्स का बात किया जाए, नेट फोर्स की बात किया जाए तो नेट फोर्स ma के बराबर होता है, केवल टू केवल ma के बराबर होता है नेट फोर्स। और नेट फोर्स ma के बराबर होता है तो m एक्सेलरेशन जीरो, तो ये फोर्स क्या होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी, तो फोर्स क्या होगा? एक्सेलरेशन जीरो। एफ नेट होता है में, फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। अगला ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, हीट लॉस एंड हीट। पापा की सैलरी पर क्वेश्चंस कराए थे, किए हैं? पॉकेट में पापा आप लोग उड़ा देते हैं, बचता ही नहीं है। सैलरी आती है, इधर बच्चों को भेजते हैं, कितना बचा इसे देखना रहता है। इसी पर बताए थे। देखिए, हीट लॉस एंड हीट गेन आप लोग कैसे पढ़ते हैं मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ और ये इजी भी है। आइस होता तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आइस तो है नहीं, क्या है? वाटर है। 0 डिग्री, देखिए अगर आइस होता -10 डिग्री सेल्सियस का आइस है, सबसे पहले 0 डिग्री का आइस बनता, फिर 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनता, फिर इसके बाद ये, फिर ये। यहाँ तो स्टीम है भैया, 0 डिग्री सेल्सियस है
0 से 100, 100 से 100। ये कंडीशन है स्टीम की। 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? स्टीम ही तो होता है, भाप, वेपर, स्टीम। इतने डिग्री सेल्सियस पर स्टीम बनेगा, भाप बनेगा? बताइए। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चंस में, द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर इज टू बी राइज फ्रॉम 30 डिग्री टू, इसका मतलब ये 0 है, कहीं न कहीं 30 डिग्री इधर ही मिलेगा। बताइए, 30 डिग्री इधर ही मिलेगा। 30 डिग्री 100 ग्राम का वाटर है। बताइए, राइज होके कितना तक गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री। स्टीम का मास है m, तो ये तो इधर राइज हो रहा, तो इधर से क्या होगा? लो होगा, लॉस होगा। यहां से यहां तक की बात करेंगे तो राइज हो रहा है, मतलब हीट गेन कर रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हीट गेन करेगा ना। यहाँ टेम्परेचर घट रहा है तो हीट का लॉस हो रहा है। तो हीट लॉस एंड हीट गेन, हीट लॉस, हीट गेन। हीट लॉस में क्या क्या होगा बताइए? हीट का लॉस हुआ, ये हीट का गेन हुआ, हीट का लॉस हुआ। 100 डिग्री सेंटीग्रेड का स्टीम है तो 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा। 100 डिग्री सेल्सियस का क्या है? स्टीम है, तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या बनेगा? वाटर बनेगा। तो 100 से 90 आएगा, बट क्वेश्चन में बोला गया है 30 से 90 बन रहा है। 30 से 90 बन रहा है, इसका मतलब हीट गेन कर रहा है, टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है। हीट गेन में क्या लिखेंगे आप? हीट गेन में फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। मास कितना? हीट गेन के लिए 100 मास है, 100 ग्राम। वाटर की कैपेसिटी कितनी होती है? 1 होती है। टेम्परेचर कितना गेन किया है? 90 माइनस 30 कितना बचा? 60। कितना? 6000 कैलोरी। ये आपके पास हीट गेन आया है। हीट लॉस की बात करें, हीट लॉस कहाँ कहाँ हो रहा है देखिए। 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम है, 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा, सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा, ठीक है। हीट लॉस में करिए, हीट लॉस Q इज इक्वल टू ml, m नहीं पता, यही निकालना है। L क्वेश्चन में दिया है 540, यहाँ Q1 मान लीजिए, Q2 मान लीजिए। मास यही 1, बताइए 100 माइनस 90, तो मास कितना? इतना, ठीक है। Q टोटल, Q टोटल मतलब जहाँ लॉस हुआ है, लॉस का क्या क्या है? Q1 प्लस Q2। लॉस में Q1 कितना है? 540 m, और ये 10 m, तो ये कितना हो जाएगा? 550 m। फिर क्या? हीट लॉस और हीट गेन इक्वल करा दीजिए। हीट लॉस 550 m, हीट गेन 6000, तो m 55 कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल करेंगे, नियर अबाउट 10.9 समथिंग आएगा, 10.9 ग्राम। 10.9 ग्राम, इसका मतलब आंसर कितना आएगा? 11 ग्राम, ये आंसर होगा।
देखिए ना, उसी तरह लगाएं जिस तरह पिछले ईयर आपको पढ़ाया गया था। तो ये सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जो नए बच्चे हैं देख सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन लगाना है और इसी तरह आपको मेजर भी देना है। जब आपका मन करे तब से मेजर देना स्टार्ट कर दीजिए। आपको लगने लगे हाँ मेरा कुछ तैयार हो गया है, आप मेजर दे सकते हैं। अगर रीचेक करना है तो मॉड्यूल जो भेजता हूँ उसे करिए। क्वेश्चन बन जाए तो मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं बन रहा है मुझ में फॉल्ट है। अगला 43, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल मोनोटॉमिक गैस इंक्रीजेज बाय द रेफर टू वर्क एनर्जी थियरम। यहाँ एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ाया गया था। एडियाबेटिक प्रोसेस में 2 कंडीशन बताए थे। वहाँ पर एडियाबेटिक में आइसोथर्मल भी आ रहा था, सॉरी क्या था, टेम्परेचर इंक्रीज भी हो रहा था, टेम्परेचर डिक्रीज भी हो रहा था। ठीक है, तो ये प्रोसेस एडियाबेटिक का होगा। अगला द वर्क डन बाय द 3 मोल ऑफ, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, देखिए। तो 43 का आंसर है प्रोसेस ऑफ एडियाबेटिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है। द वर्क डन बाय द 3 मोल ऑफ गैस एट 47 डिग्री सेल्सियस टू ट्रिपल इट्स वॉल्यूम एट ए कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर है तो कौन सा है, आइसोबैरिक है, तो प्रेशर कांस्टेंट है। आइसोबैरिक प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबैरिक प्रोसेस है। PV इक्वल टू एन और टी, प्रेशर कांस्टेंट है। वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर। और वर्क डन आप पढ़े हैं क्या, वर्क डन पढ़े हैं एन और डेल्टा टी, एन और डेल्टा टी। मोल्स आपको गिवन है कितना, 3। आर कितना है, 2 कैलोरी, बताइए आर कितना है, 2 कैलोरी। वॉल्यूम कितना है, किसके कितने टाइम्स हो रहा है, ट्रिपल इट्स वॉल्यूम इट कांस्टेंट। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वॉल्यूम 3 टाइम्स हो रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा, 3 टाइम्स होगा। तो टेम्परेचर पहले तो कितना था, 3T माइनस टी, कर सकते हैं। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, वॉल्यूम 3 टाइम्स हुआ, टेम्परेचर भी इनिशियल का कितना होगा, 3 टाइम्स होगा। नहीं पता है तो V1 बाई V2 इक्वल टू T1 बाई क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, V1 बाई V2 यही होगा, T1 बाई T2। इनिशियल V है, फाइनल 3 भी है, ये T है और ये T2, ये भी कैंसिल, T2 कितना आया, 3T। इसे चेंज लिख सकते हैं, चेंज कैसे लिखा जाता है, T2 माइनस T1, T2 3 इनिशियल, T कितना हुआ, ये 6 और ये 2T। अब यहाँ आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है, ऑलवेज किस में रखा जाता है, केल्विन में रखिए। 273 प्लस 47 320, तो ये टेम्परेचर आपका 320 2 है आपके पास, 3840 कैलोरी। तो इस तरह आपको सोचना था, यहाँ किए थे। 45 लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन।
पेपर का लास्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। अब जिसको भी लग रहा है ये पेपर इजी है, जिसको भी लग रहा है इजी है, तो मैं लिख के दे रहा हूँ, पेपर इसी तरह करिए। टफ पेपर के पीछे ना भागिए, लिख के दे रहा हूँ, सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि सिलेक्शन के लिए चाहिए कॉन्फिडेंस, सिलेक्शन के लिए चाहिए कॉन्फिडेंस। आप हॉट पेपर करके अपना मोरल ही डाउन कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन कहाँ से होगा। तो टफ क्वेश्चन के पीछे ना भागिए। और मैं मेजर में हर तरह टाइप का क्वेश्चन बनाता हूँ, हर टाइप का पेपर बनाता हूँ, इजी, मीडियस्ट और टफेस्ट। इसलिए बोलते हैं पेपर को फेंकिए ना, अपने पेपर कलेक्ट करके रखिए। क्योंकि ये पेपर जब लास्ट में 15 दिन में 25 पेपर या 30 पेपर मेजर करके जाएंगे, इस मेजर में आपका टफेस्ट भी रहेगा, मीडियस्ट भी रहेगा, इजीएस्ट भी रहेगा। क्योंकि हर तरह से आप प्रिपेयर होके जा रहे हैं। और आपको लग रहा है इजी है, तो मैं कह रहा हूँ, अब भी कर रहा हूँ, ऐसे ही पेपर करिए। क्योंकि आपका मोरल से अगर डाउन हुआ तो सिलेक्शन कभी नहीं होगा, कितना भी आपको आता रहे। लास्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एट आर्गन। आर्गन जो है मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस है। और ऑक्सीजन क्या है, डायटोमिक गैस है। ऑक्सीजन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, ऑर्गन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होता है F/2 kT। मोनोएटॉमिक के लिए काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 3/2 kT। और काइनेटिक एनर्जी आपका ये हो जाएगा 5/2 kT। ये ऑर्गन और ये ऑक्सीजन। ये आप तभी कर पा रहे हैं, तभी आपको इजी लग रहा है जब आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है। ये लास्ट क्वेश्चन। अब किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो पूछ लीजिए, बाकी सब मैं रेफर कर दिया हूँ, आप अपने नोट्स में जाके देखिए। ये पेपर आपका पूरा कंप्लीट है फिजिक्स। पेपर करिए, पेपर को फेंकिए ना, दोबारा करिए इसको। तो आज यहीं तक। कल से क्लासेस आपकी कंटिन्यू रहेगा और हर एक टेस्ट के बाद ऐसे ही आपका एक्सप्लेनेशन होगा पेपर, चाहे वो माइनर हो चाहे मेजर हो। इतना तो पता है आप दोबारा लगाएंगे नहीं, मैं कितना भी कह लूँ। ठीक है, तो आज यहीं तक। केमिस्ट्री मेरी क्लास है, केमिस्ट्री मैं नहीं कराऊंगा। मैं एक छोटा सा वो लिख के आया हूँ, ठीक है। आप अपने नोट्स में बना सकते हैं, नोट्स के पहले पेज पर बना सकते हैं। जो मैं डेली बोलता हूँ आज के बाद नहीं बोलूँगा, या अपने घरों में लिख के चिपका लीजिए जहाँ आप टेबल और चेयर पर बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ तो होंगे, कहीं भेज दीजिए। मेडिकल कॉलेज तक सीढ़ियाँ बनाने जा रहे हैं जो एक जीएमसी दिला सके, ठीक है। पहला काम आपको करना है, जब आप छोटे बच्चे जब आते हैं क्लास में,
आप अपना क्लास नोट्स कंप्लीट करिए। उसके बाद जो भी आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, क्योंकि इस संस्था में मॉड्यूल अभी प्रोवाइड नहीं है आपके पास, तो जहाँ से हो रहा है मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस पर क्वेश्चन बन रहे हैं, जो पढ़ा रहा हूँ बन रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। बताइए, ऑफ कर दीजिए इसको, हो गया पेपर सॉल्व।